ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो फिजिक्स की क्लास नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास चैप्टर चल रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम क्लास नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, तो अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो कल मैंने बताया था टू फ्लो ऑफ करंट कंडक्टिंग वायर हाउ मच चार्ज, आंसर इज 0। कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इसको हमने कर लिया था। मीटर ब्रिज बाद में करेंगे। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है टू, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कल पावर पढ़ाया था आपको। टू बल्ब आर मार्क 25 वाट एंड 100 वाट, whose रेजिस्टेंस विल बी मोर। कह रहा है कि दो बल्ब मार्क है 25 वाट के और 100 वाट के, बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, पावर इक्वल टू V²/R। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां से R इक्वल्स टू हो जाएगा V²/P, V²/P। तो अगर आपने कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर अप्लाई कर रखा है दो बल्ब को, तो अगर V कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, P। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब जिसका P ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल में, तो किसका P ज्यादा है, 100 वाट वाले का P ज्यादा है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, बट इन लोगों ने बोला है विल मोर, ज्यादा पूछा है। तो जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, तो ये गलत लिखा हुआ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, ये V नहीं है। ओके, क्योंकि P इक्वल टू होता है V²/R। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा, मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 25 वाट वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। डन, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर। कल मैंने बताया था रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट होती है वाट। वो इन व्हिच फैक्टर रिलैक्सेशन टाइम, कल मैंने बताया था टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम। ओके, क्लियर हो गया। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे, अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की रीडिंग शुरू नहीं करी है, ठीक है ना। देन वाई मीटर ब्रिज, ये भी इसको ड्यू कर दीजिए अभी। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कल मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल्स टू Q/T। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्लियर है जी बच्चों। ओके, देन बात करते हैं इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बताना था मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ओके, डिफाइन करंट डेंसिटी, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि करंट डेंसिटी क्या होती है। ओके, डिफाइन करंट डेंसिटी। So current density at a point of a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor held perpendicular to the flow of current. ओके, मतलब कि परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर पॉइंट से कितनी अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, परपेंडिकुलर एरिया पर कितनी अमाउंट ऑफ करंट जा रही है। ओके, जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, उसका ये है एरिया, इस इतने रीजन का एरिया क्या है, ए, और इससे परपेंडिकुलर करंट निकल रही है। तो ए एरिया से करंट निकलती है I, तो यूनिट एरिया से करंट निकलेगी I/A। तो करंट जो एरिया के परपेंडिकुलर पास होती है उस करंट की अमाउंट को बोलते हैं करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट की अमाउंट को बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो फॉर्मूला J इक्वल्स टू I/A। डन। तो जी ये हो गया, है ना। अब नेक्स्ट आज पढ़ेंगे हम, आगे का हमको लेक्चर कंटिन्यू करना है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। करंट डेंसिटी होती करंट पर यूनिट एरिया। ओके, यस। तो देखिए पेज नंबर 64 से कंटिन्यू करना है हमें। यस, so what is current density? Current density J is equals to current per unit area and J is equal to I/S या I/A, है ना। सरफेस एरिया को S भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। याद रखिए करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हुआ करता है। मैंने बताया था आपको कि J की जो डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ओके, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी भाई I को नापते हैं एम्पियर में और इसको नापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो आंसर क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए
अब आज बात करनी है हमें, यहां से आज हमारा टॉपिक शुरू होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है एंड व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बेहतरीन कंसेप्ट है, एक बड़ा कंसेप्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के पास अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी की एक प्लेट आपने प्लस लगाई और एक प्लेट माइनस लगाई। ओके, तो जब तक आप बैटरी की प्लस प्लेट और माइनस प्लेट नहीं लगाते हो, मतलब जब तक ये कंडक्टर खोला हुआ था, जब तक आपने इसमें वोल्टेज फीड नहीं किया था, जब तक आपने इसमें कोई वोल्टेज नहीं लगाया था, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम रैपिड वेलोसिटी से घुमा करते हैं, उसको बोलते हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी के कारण वो जिगजैग मोशन करते हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी यहां जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। समझ गए ना? उल्टे पुल्टे डायरेक्शन में मोशन किया करते हैं, मतलब एमलेस, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, अपने आप उल्टे ठलुआ घूम रहे हैं। समझ गए ना? कभी इधर मुड़ गए, कभी उधर मुड़ गए, जिनका कोई उद्देश्य ना हो, तो वो एमलेस घूमते रहते हैं। बट जैसे ही आप इनके ऊपर बैटरी लगाते हो तो ये प्लेट प्लस बन जाएगी और ये प्लेट क्या बन जाएगी? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो ये निगेटिव निगेटिव को धक्का मारेगा, ये बोलेगा आजा मेरे पास। तो इनको इनकी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। बोलिए यस, इनको इनकी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों के पास दो वेलोसिटी कंट्रीब्यूट हो जाएगी। एक तो पहले वाली इनकी थर्मल वेलोसिटी, बोलो जी यस, एक तो मिल जाएगी इनकी थर्मल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी ये इस फील्ड के कारण इसको मिल गई। दूसरी वेलोसिटी जो इसको इस फील्ड के कारण मिल गई इनको, तो ये वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिल गई। ठीक है ना? तो इन दोनों वेलोसिटी के प्रभाव में इसकी मोशन जो होती है थर्मल के कारण जिगजैग तो थी ही। अब क्या करेगा? ये जा करके अपने नियर बाई इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और नियर बाई टकराएगा, फिर जीरो हो जाएगा। बोलो यस, और फिर ऐसे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर जीरो हो जाएगा। मतलब यहां तक की वेलोसिटी v1 हो गई, यहां तक की वेलोसिटी v2 हो गई, देन अगेन v3, देन अगेन v4, v5, v6 और ले दे के आखिरकार पहुंच गया इस टर्मिनल के पास। मरते गिरते लुढ़कते निपटते जाके पहुंच गया। तो भाई अब सवाल उठता है कि ये कितनी वेलोसिटी ट्रेवल करके आया है। तो ये यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि लास्ट तक इसकी वेलोसिटी, लास्ट वाली vn, क्या है वेलोसिटी? vn। अब हमें एक इसकी कॉम्पैक्ट एक सिंगल टर्म में वेलोसिटी देनी है, तो हम क्या करते हैं? हम सारी वेलोसिटी को जोड़ करके v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और लास्ट में क्या? vn, और सबका निकाल देते हैं एवरेज n से डिवाइड करके। तो बेटा ये कहलाएगा vd, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारी इसकी इंडिविजुअल वेलोसिटी का क्या होता है भैया? एवरेज हुआ करता है। एवरेज, सम तो ऊपर बैठा है बेटा, एवरेज, समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? तो यस, इसी को पढ़ते हैं भाई, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the velocity free electrons they get drifted। यहाँ पे बेटा ये गलत लिखा है, with which the velocity free electron, velocity काट दो, है ना? with which free electrons ये भी काट दो, free electrons get drifted towards the positive terminal। समझ गए ना? ड्रिफ्ट होकर के चलते हैं। ड्रिफ्ट वर्ड कहां पे यूज होता है? एकदम से अगर चलते तो ड्रिफ्ट वर्ड यूज नहीं होता, मगर ये हिचकोले खा खा के चल रहे हैं ना, झटके खा खा के, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रिफ्ट। क्लियर हो गया ना? इसको बोलते हैं। तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, समझ गए ना? विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कब होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात? जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कब होगी? जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, है ना? यहाँ पे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था ना? ये देखिए बैटरी के ऊपर ये लगाया था, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्या देगा? पोटेंशियल। और पोटेंशियल जैसे ही अप्लाई करते हो तो क्या जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से ही ये ड्रिफ्ट होने लग गए। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके आ रहे हैं, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन? चलिए, तो अब
आगे देखते हैं, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, याद कर लीजिए भाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टर? राइट कंडीशन फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी। क्या ओम्स लॉ सारे कंडक्टर पे लगता है? और में देखिए क्वेश्चन, राइट द कंडीशन अंडर विच ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। उन कंडीशंस को बताइए जब आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सारे कंडक्टर पे ओम्स लॉ लगता है? नहीं, सारे कंडक्टर पे ओम्स लॉ नहीं लगता है बेटा। कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं अपन ओमिक कंडक्टर, और एक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ में आ गया? तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो है नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है ना? इनमें ही केवल ओम्स लॉ लगेगा, मतलब इसमें वोल्टेज और करंट के बीच की रिश्तेदारी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इसका जो ग्राफ बनेगा V और I का वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ गए ना? बट नॉन ओमिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन सकता है। हो सकता है ऐसा ग्राफ आ जाए, समझ गए ना, या हो सकता है ऐसा ग्राफ आ जाए, अलग टाइप का ग्राफ बनेगा। तो यही कहलाएंगे ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है ना? ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले कंडक्टर में बेटा जो रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर का वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस जो आएगा वो कांस्टेंट होगा, मगर इनका रेजिस्टेंस जो है वो बदलेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस आएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर? चलिए तो आइए देखते हैं, राइट द आंसर कंडीशन। ये कंडीशन की बात अभी बाद में करते हैं अपन, पहली चीज देखते हैं कि क्या ओम्स लॉ सभी कंडक्टर पे एप्लीकेबल है। तो आंसर नो, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल है फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, केवल इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ओमिक कंडक्टर। अब नॉन ओमिक कंडक्टर में कौन कौन आते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर आता है, डायोड आते हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब आते हैं। ठीक है ना? सेमीकंडक्टर, डायोड एंड डिस्चार्ज। इनको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, बट इनको जान लीजिए कि ये जो डिवाइस होती है सेमीकंडक्टर, डायोड और डिस्चार्ज ट्यूब, ये ऐसी डिवाइस होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है ना? ये ऐसी डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है ना? अब पूछा गया अगला सवाल कि क्या ओम्स लॉ हर जगह लागू होगा? ऐसी कौन सी फिजिकल कंडीशंस हैं जिसमें ओम्स लॉ नहीं ओबे होगा? तो ओम्स लॉ क्या था भाई? ओम्स लॉ का V प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस, ये कोई लेंथ का कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और आप इसके अक्रॉस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वोल्टेज लगा करके, समझ गए? तो कंडीशंस क्या है? नंबर 1 कंडीशन है ओम्स लॉ के एप्लीकेबल होने की कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप इसकी किसी भी फिजिकल कंडीशन के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। फिजिकल कंडीशन मतलब ना इसका लेंथ बदलोगे, ना इसका एरिया बदलोगे, ना इसके वॉल्यूम में खिलवाड़ करोगे। तो पहली चीज है कि ओम्स लॉ की कंडीशन है कि आप इसकी फिजिकल कंडीशन को अल्टर नहीं करोगे। समझ गए ना? तो फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। तो पहली ओम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर like what? Like length, like area, like volume remains same। पहली चीज तो ये कंडीशन है। दूसरी चीज, इसको सेम टेम्परेचर के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करोगे। ये नहीं कि आपने नीचे से मोमबत्ती लगा दी और एक्सपेरिमेंट जारी कर रखा है, तो आपकी जो रीडिंग्स आएंगी वो गलत आएंगी। फिर आपका V और I का जो ग्राफ है बेटा वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, वो बहक जाएगा, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, कुछ उल्टा सुल्टा बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइए तो देखते हैं, it is valid only when there is no change in the physical condition of the conductor, that is temperature, length or mechanical strain etc। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेन टॉपिक 11th का, इसका मतलब ये नहीं कि आप तार को पकड़ करके प्लास से और बोले खींचना शुरू कर दिए और दूसरे भाई को बोल दिया चल काट के रीडिंग ले V और I का, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं आएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया जी? तो ये है ओम्स लॉ की कंडीशन कि ओम्स लॉ इन परिस्थितियों में एप्लीकेबल होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं डिफाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ओम्स लॉ से ही ये चीजें निकलती हैं। अब आइए ओम्स लॉ
से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में आप अगर वोल्टेज और करंट की रेशियो वैल्यू बनाते हैं तो V इज प्रोपोर्शनल टू I आता है, वेयर V इज इक्वल्स टू R इनटू I, वेयर R इज द कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है जी इतनी बात? यस सर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस है, अब हम रेजिस्टेंस पर स्टडी कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस मतलब व्हाट इज प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी दैट हिंड्रेंस द करंट, जो करंट को फ्लो होने से ऑब्स्टेकल करता है, रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। चलिए तो एक्सपेरिमेंट किया गया कि बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ा होगा 10th क्लास में, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। समझ गए ना? मतलब ऐसा मान लो कि हमें इस सुरंग से निकलना है, तो इस सुरंग से हम निकलना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी सुरंग होगी ये दिक्कत हमारे लिए उतनी ज्यादा है, तो दिक्कत प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सुरंग। और अगर ये एरिया जितना कम होगा, छोटा सुरंग का मुंह होगा, तो हमें लेट लेट करके चलना पड़ेगा, तो दिक्कत बढ़ेगी, और अगर एरिया बढ़ेगा तो दिक्कत घटेगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एक ज्यादा तो एक कम। तो दोनों को मैच कर दो बेटा, दोनों को कंबाइन कर दो, तो क्या हो गया? R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यस और नो? है ना, संसार का नियम है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगेगा बेटा, क्या आ गया? रो L अपॉन A। समझ में आया? रो L बाई A, तो रो को अलग कर लो यहाँ से, तो रो को अलग किया तो R के साथ A चला गया और ये चला गया। यस सर। दिस ये जो कांस्टेंट आया है इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आइए इसको डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। सिचुएशनल, अगर आप L को ले लो, कंडक्टर ले लो 1 मीटर का, और एरिया ले लो कितने का? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो। मतलब आपने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और जिसका एरिया भी कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। चलो तो इस समय रो को कैलकुलेट करो, तो रो इज इक्वल्स टू R इंटू 1 बाई 1, तो रो इक्वल्स टू कितना दे दिया? R दे दिया। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की उस वैल्यू के इक्वल है वो जो किसकी होती है? जो 1 मीटर कंडक्टर वाले तार की होती है, जिसका एरिया क्या होता है? 1 मीटर। सो न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of the conductor having length 1 meter and area 1 meter square। समझ गया ना? मतलब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी बनेगी वो उसका रेजिस्टेंस ही होगा। समझ में आ गया? अब यूनिट की बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना? R बाई L। तो बेटा R को नापते हैं अपन ओम में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को नापते हैं मीटर में। मीटर से मीटर cancel, answer will be ohm meter। So this is your unit of resistivity। So let's come back, define specific resistance or resistivity, what its unit dimensional formula। A specific resistance or resistivity is numerically equal to the resistance offered by a conductor of unit length and unit cross sectional area। Okay, its unit is ohm meter। It depends on the temperature। हाँ, अब ये temperature पे depend करता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड किया करती है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड किया करती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। हमने रो इक्वल्स टू क्या निकाला? R बाई L, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि टेम्परेचर अगर बदलोगे तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। यस, टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। कहा था ना कि अगर आप चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट को कांस्टेंट टेम्परेचर में करना। हाँ सर। तो यस, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसलिए रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गया? रेजिस्टिविटी और किस बात पे डिपेंड करती है बेटा? रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2। कर लोगे याद नहीं? तो इसको याद कर लीजिए या बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लो भाई रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू है रो एल अपॉन ए, तो भैया आर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर ए बाई एल, ठीक है ना। तो अब इसको बना लो भाई। आर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आर का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। yes. तो आर का डायमेंशन आपको किससे निकालना पड़ेगा, v इक्वल्स टू आर आई से, है ना। तो कैसे निकालोगे, अपने पास आर इक्वल्स टू हो गया v अपॉन आई, क्लियर हुआ ना, v अपॉन आई। और v इक्वल टू क्या होता है w बाई क्यू, तो w बाई क्यू इंटू आई, w ठीक है भाई। q क्या होता है, q क्या होता है भाई, q इज इक्वल्स टू होता है चार्ज यानी i इंटू टी, तो इक्वल्स टू आई टी होता है कि नहीं होता, तो फॉर्मूला होता था ना करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो q इज इक्वल टू आई टी, तो यहाँ पे रख दो एक आई टी और साथ में एक आई है। चलो डायमेंशन रख दो भाई। हाँ तो क्या होता है भैया, अपने पास वर्क की कितनी होती है, 11th क्लास में पढ़ी थी, ml टू टी की पावर -2 अपॉन एक टी है, तो ये टी रहने दो नीचे, आई यानी एम्पियर का क्या स्क्वायर, तो लो भैया आ गया आंसर, ठीक ना। इसका आंसर बन जाएगा m की पावर 1 l की पावर 2, ये नीचे है -2 ऊपर है -2, एक और जाएगा तो -3 हो जाएगा, और a की पावर -2, तो ml टू t की पावर -3 a की पावर -2 आ गया ना जी समझ में। ओके तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर गिवन टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन which will have the higher resistance and which have the high specific resistance, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर आपके पास जो है एक मटेरियल है, एक ही टाइप का मटेरियल है, लेंथ सेम है और डिफरेंट डायमीटर है, डिफरेंट डायमीटर है, डायमीटर डिफरेंट मतलब डिफरेंट एरिया। अब कह रहा है कि बताइए किसका हाई रेजिस्टेंस होगा, तो जो पतला होगा जिसका डायमीटर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि R is inversely proportional to A, याद आया, हाँ सर, R is inversely proportional to A, और एरिया की शक्ल सर्कुलर वायर में कौन ले लेता है, R is inversely proportional to पाई आर स्क्वायर। यस सर, तो जिसका डायमीटर कम होगा उसका रेडियस भी तो कम होगा, और रेडियस कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ज्यादा, बस समझ गए ना। अब कह रहा रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, कोई में फर्क नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी दोनों सेम है। यस सर, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, समझ गए ना। रेजिस्टिविटी किसी की चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर की भी बात नहीं हुई है, मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम। सो आंसर क्या हुआ, द थिन वायर विल हैविंग लेस डायमीटर विल हैव द हायर रेजिस्टेंस देन द थिकर वन, दैट इज R is inversely proportional to A, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बोथ वायर विल हैव द सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एज दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, समझ गए ना। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मटेरियल की, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो तभी बदलेगा जब आप मटेरियल बदलोगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, इट इज इजियर टू स्टार्ट मोटर कार ड्यूरिंग समर देन द इन विंटर, व्हाई। भाई देखिए क्या होता है, कह रहा है कि मोटर कार को जो होता है गर्मी के समय में स्टार्ट करना है, या अपनी गाड़ियां ही होती है, इस समय ठंड में ही चल रहा है तो गाड़ियां ठंडी पड़ जाती हैं, एक किक में स्टार्ट नहीं होती है, हाँ एक किक में स्टार्ट नहीं होता है, चौंक लेना पड़ता है ना। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि गाड़ियां जो होती हैं वो विंटर में देर से स्टार्ट होती रहती है। तो बेटा क्या होता है, देखो एक्चुअली बैटरी का कमाल है। हमारी गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है जिससे अपने गाड़ी को करंट मिलता है, तो बैटरी में एक्चुअली होता क्या है, बैटरी में बेटा दो प्लेट होती हैं, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट, नहीं प्लस प्लेट को बेटा बोलते हैं एनोड प्लेट, क्या बोलते हैं एनोड, और ये जो टर्मिनल होता है इसको एनोड टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरी प्लेट जो होती है बेटा वो कैथोड प्लेट होती है, समझ गए। दूसरी प्लेट जो होती है वो क्या होती है, कैथोड प्लेट, समझ गए। तो जो निगेटिवली चार्ज प्लेट होती है उसको कैथोड प्लेट बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होती है उसको क्या बोलते हैं एनोड प्लेट, समझ गए ना। तो हुआ क्या करता है जैसे कि अपन के पास ये बीच में भरा हुआ होता है, जो मटेरियल अपन भरते हैं एसिड वगैरह जो भी डालते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट करते हैं, आयंस, समझ गए ना। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में मान लो अपने HCl डाल दिया तो एक बन गया H+ और एक बन गया Cl-, क्लियर हो गया।
एक बन गया। तो यहाँ ये दो आयन होते हैं, एक H प्लस जी सर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है बेटा, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से ये जो इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी, जो गाढ़ापन होता है बेटा, वो ज्यादा क्यों कम होगा ना, लूज रहेगा ना, ये लूज रहेगा ना। बोलो यस और नो। अब मान लो पानी में ही सोल्यूशन है, तो पानी जम जाएगा, तो मछली तैर पाएगी क्या अंदर? नहीं तैर पाएगी। तो यही आयन भी तो मछली के जैसे ही है, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, गर्मी के समय में ये लूज हो जाता है, तो आयन इजीली ट्रेवल कर जाते हैं। समझ गए ना? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको आयन को जाने देने की और ना जाने देने की, आयन के लिए जो एक परेशानी खड़ी करता है, कौन? इलेक्ट्रोलाइट। इस परेशानी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ गया? और इंटरनल रेजिस्टेंस को बेटा अपन स्मॉल आर आई एन टी से शो करते हैं, स्मॉल आर आई एन टी। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कम होगा। समझ में आया? तो भैया यही कारण है आपका कि जो ठंड के समय में इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, ठंड के समय में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो ये जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये सारी समस्याएं आती है। समझ गया ना? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये आयंस आराम से नहीं जा पाएंगे, आयंस आराम से नहीं जा पाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बाहर? ये बाहर बल्ब जो भी लगा हुआ है भाई, आयन जब पहुंचेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ये जब आयन जा ही नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, इसका मतलब करंट नहीं दौड़ेगा। तो ये कारण होता है। समझ गया ना? तो एक क्वेश्चन अपन पीछे छोड़ करके आए हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है साफ शब्दों में कि भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयंस के रास्ते में जो परेशानियां खड़ी करता है, इसी परेशानियों को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए ये अच्छी बात है, आप ये पढ़ देते हैं। सी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग समर इज लेस एज कंपेयर टू द विंटर। गर्मियों के समय में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है ना? देयरफॉर मोर करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ज्यादा करंट ड्रॉ होती है तो सारे काम हो जाते हैं आसानी से। समझ में आ गया जी? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए अब पहले इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखना जरूरी हो गया है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपन देख लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक क्वेश्चन उसका भी अपन छोड़ करके आए। यस, ये बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल, व्हाट देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ सेल, है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की चीज क्या होती है, पूछा गया कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो भाई यही है, सॉरी वाई पूछा गया क्यों होता है, वाई देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इन अ सेल, है ना? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, बिकॉज इनसाइड द सेल द मोशन ऑफ आयंस गेट ऑब्स्टेकल्ड, रोका जाता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मॉलिक्यूल। जब आयन चलते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, अब ये प्लस प्लेट है, एक प्लेट प्लस है, ऐसा कुछ समझो इसको मैं। हाँ सर, एक प्लेट आपकी प्लस है, एक प्लेट आपकी माइनस है। इस प्लेट को मैंने ऐसे बना दिया, बीच में क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। हाँ सर, इलेक्ट्रोलाइट में ही क्या है? आयंस है। समझ गया ना? इलेक्ट्रोलाइट में ही क्या है? आयंस है। करोड़ों अरबों आयंस है यहाँ पे। और जब आयन यहाँ की यहाँ चलेंगे और यहाँ की यहाँ चलेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को टकराएंगे, परेशान करेंगे। तो इसके कारण जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बैटरी के अंदर से ही आता है। समझ में आया? तो इसको अपन किससे शो करते हैं? दिस कैन बी शोन बाय आर इंटरनल। इसको अपन आर इंटरनल से शो करते हैं। डन? यस सर। ओके,
दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी हो गया। ओके, इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल जो है वो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ओके, चलो देखो, अब इंटरनल रेजिस्टेंस की थोड़ी सी मैं और बात कर लेता हूँ आपके सामने, जिससे कि और ज्यादा इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखिए, ये मान लो आपके पास कोई बैटरी है, ये आपके पास कोई क्या है, बैटरी। तो अब इस बैटरी का काम क्या है, इस बैटरी का काम है कि इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करना। उसको हम जनरली क्या मानते हैं, V। क्या मानते हैं जनरली, V। बैटरी के पास खुद का जो दम होता है, बैटरी का खुद का दम, वो क्या हुआ करता है बेटा, उसके बोलते हैं खुद के दम को EMF। अभी पहली बार ये चीज आई, बैटरी की जो खुद की वोल्टेज होती है, जो उसका नेट वोल्टेज होता है, जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है, वो होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ गया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मगर बैटरी के साथ छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी अटैच हुआ करता है, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे ही सर्किट ऑन करते हो, जैसे मान लीजिए, देखो पहले तो सर्किट ओपन था, तो ये E है और इसके साथ क्या लगा हुआ है बेटा, R लगा हुआ है, छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी क्योंकि करंट नहीं जा रही है, करंट नहीं जा रही है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगी हुई है, तो मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगी हुई है, तो सामने वाले से पूछा भैया इस मोटरसाइकिल का एवरेज कितना है, तो बोले 90 का एवरेज, क्योंकि मोटरसाइकिल स्टैंड पे शोरूम के अंदर खड़ी हुई 90 का एवरेज, समझ गए ना। बट 90 का एवरेज कैसे देती है, स्टैंड उठा दो और हवा में इसके चक्के घुमाओ तो ये 90 का एवरेज देगी, क्योंकि इसके चक्कों पे कोई फ्रिक्शन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टैंड पे खड़ी हुई है, मतलब इसका वेट काउंट नहीं हो रहा है, चक्कों पे बल थोड़ा ना, चक्के तो हवा में घूम रहे हैं ना खड़ी गाड़ी के। बट जैसे ही आप स्टैंड हटा के इसको रोड पे लाओगे, यस और नो, तो पूरी गाड़ी का वेट किस पे आएगा, इसके चक्कों पे। तो क्या ये कभी 90 का एवरेज देगी, क्या कभी नहीं देगी, क्योंकि चक्के जमीन पे आ गए, तो कुछ एनर्जी इसके फ्रिक्शन में भी जाएगी, इसका वेट भी एडजस्ट करने में कुछ एनर्जी जाएगी, उसका एवरेज, तो उसको जमीन में लाते ही ये 60 का एवरेज देने लगती है, बोले यस, देने लगती है ना। तो इसी तरीके से जब तक सर्किट सेल ओपन था, कोई करंट नहीं जा रही थी सेल से, तो बोले भैया आपका कितना ओपन टर्मिनल के क्रॉस आपको कितना मिलेगा वोल्टेज, बोले E मिलेगा, फुल मिलेगा, 100% मिलेगा, E मिलेगा, क्योंकि मेरे पास E है, आपको भी मैं E दूंगा वोल्टेज। बट जैसे ही आपने यहाँ पे बल्ब लगाया, सर्किट क्लोज किया, तो करंट जाएगी यहाँ से। अब ये खुद का E लेके आया था, बट खुद के सिस्टम के अंदर छोटा सा वोल्टेज ये खाएगा, गिराएगा अपने पर, क्यों, इसका काम है रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस अपना खुद का छोटा सा वोल्टेज खाएगा, कितना खाएगा, V इंटरनल, क्या खाएगा, V। तो ओम्स लॉ से V इंटरनल क्या होता है, I इंटू R, समझ में आ गया ना। तो जो E था वो उसने खुद बैटरी ने खुद I इंटू R खा लिया, क्योंकि करंट सर्किट क्लोज कर दिया, करंट फ्लो होने लग गई, आयन मूव करने लग गए। जब तक सर्किट ओपन रहेगा तो आयन मूव नहीं करेंगे, उस समय तक ये रंग नहीं दिखाएगा, बट जैसे ही सर्किट आप क्लोज कर दोगे तो आयन मूव करने लग जाएंगे, तो ये अपना रेजिस्टेंस का पावर दिखाने लगेगा और थोड़ा सा वोल्टेज खुद भी खाएगा, है ना। तो अपने पास जो ये इसने कितना खाया, I इंटू R। तो बेटा बाहर कितना बच करके मिला, बाहर जो मिला V एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल कितना यूज हुआ था, E में से खुद कितना खा लिया इसने, I। समझ में आया। तो आउटपुट एक्सटर्नल वोल्टेज V इक्वल टू होगा E माइनस I। मतलब बाहर जो बल्ब लगा उसको E नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ थोड़ा सा कम मिलेगा, I। समझ गया ना, थोड़ा सा कम मिलेगा E माइनस I। तो ये तो हर मशीन का रूल है कि मशीन खुद को चलाने के लिए थोड़ा तो मांगेगी, कैसे चलेगी, खुद भी तो थोड़ा यूज करेगी ना, यस और नो, ठीक है ना, यस। तो V इज इक्वल टू E माइनस I। कैसे लॉ करिए, कोई मशीन नहीं, और क्या भैया, हमने अपना बर्थडे किया तो क्या हम नहीं नाश्ता करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बाकी बाहर वाले करें हमारे बचने के बाद, थोड़ा तो हम भी खाएंगे। तो V इक्वल्स टू E माइनस I, क्लियर हो गया ना, यस। तो V आउट या V एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू होता है E टोटल माइनस I। चलो भैया, तो ये हो गई, ओके, यस।
क्या था क्वेश्चन भाई? व्हेन ए हाई पावर हीटर इज कनेक्टेड टू मेंस बल्ब बिकम्स डिम बाय। जब हाई पावर हीटर को कनेक्टेड मेन से किया जाता है तो आपके घर के बल्ब बिकम डिम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भैया? देखो, आपके घर में आपने कभी गीजर वगैरह चलाया है ना, या आप कहते होगे कि वो पानी की मोटर बंद कर दो, मैं गीजर स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना? ऐसा नहीं करते होगे कि पानी की मोटर भी चला दी, गीजर भी चला दिया, फ्रिज भी चला दी, घर की टीवी चला दी, एसी भी चला दिया। बोलो हाँ। हाँ सर। ये कोशिश करते होगी कि दो एसी एक साथ ना चलाओ, देख लेते होगे वहां का बंद है, एसी एकदम से उठाते हो देखो लाइट हल्की सी चमकती होती है। तो ऐसा अपन क्यों, इस या वो थोड़ा सा जो डिमनेस आती है वो क्यों आती है, इस चीज का हमें जवाब देना है। समझ गए ना? कि व्हेन ए हाई पावर हीटर इज कनेक्टेड टू द मेंस बल्ब बिकम्स डिम बाय। ठीक है ना? तो देखिए क्या है भाई, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एट होम। सारे अप्लायंसेस किसमें कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल में, जिससे सबको बराबर वोल्टेज मिलती है। Therefore, when high power heater is used, a very high current passes through it. So potential difference fall on wire connected through mains. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एकदम से कम हो जाता है सबके क्रॉस कम हो जाता है। E equals to V minus IR which result in decreasing intensity of the bulbs used in the circuit. अब इसको समझो ऐसे। पावर किस लेता है? हाँ, ये तो अब समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर आपने 220 का मेंस का वोल्ट लगा रखा है, 220 का। ठीक है ना? 220 वोल्ट की मेंस लगा रखी है और मान लीजिए यहाँ पर आपने हीटर अप्लाई कर रखा है। ओके, हीटर अप्लाई कर रखा है तो अब पहले हीटर नहीं जा रहा था, पहले हीटर नहीं जा रहा था, पहले पहले मान लो ये नहीं लगा हुआ था, ये चालू नहीं था स्विच, और ये आपका बल्ब नंबर 1 चल रहा था अकेला, बल्ब नंबर 1 चल रहा था। ठीक है, अब बल्ब नंबर 1 को कितना वोल्ट मिल रहा था? 220 वोल्ट। बल्ब नंबर 1 को कितना वोल्ट मिल रहा था? 220 वोल्ट, और इसमें कुछ ना कुछ करंट जा रही थी, सपोज I1। ठीक है ना? और करंट की रिक्वायरमेंट कम थी क्योंकि एक ही अप्लायंस में चालू था, दूसरा चालू नहीं था। बोलो भाई। हाँ सर। अरे जब 220 का लगा और एक ही अप्लायंस चालू है, ये चालू नहीं है, तो करंट की रिक्वायरमेंट यही ले रहा था। हाँ सर। अब जैसे ही आपने इसको सर्किट में कनेक्ट किया तो कुछ करंट इसको बटेगी और कुछ करंट इसको बटेगी, I2। और करंट ज्यादा ड्रॉ होगी क्योंकि इसकी भी करंट है और इसकी भी करंट है। हाँ सर, समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो जो करंट जा रही थी वो बटेगी, तो एकदम से करंट में फ्लक्चुएशन आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। एकदम से सर्किट आपने ऑन किया तो फ्लक्चुएशन तो आएगा। अब इसके पास जो करंट जा रही थी वो अलग हो जाएगी और इसके पास जो करंट जा रही थी वो अलग हो जाएगी। मतलब पहले तुम ऐसे सीधे जा रहे थे, मान लो करंट थी कुछ भी, अब एकदम से करंट बदल गई, चेंज हो गई, तुमने स्विच ऑन कर दिया तो करंट चेंज होगी, तो सडन पाथ तो बदलेगा ना। हाँ सर, आगे समझ में? तो इस वजह से ये लाइट डिम हो जाती है, समझ गए ना? करंट के फ्लक्चुएशन की वजह से। Here ये लिखा हुआ है, all electrical appliances are connected in parallel at home. Therefore, when a power heater is used, ये तो हाँ जी को Therefore, when a power heater is used, very high current passes through it. Very high current passes through it. Potential difference falls on the wire connected through mains V equals to E minus IR, which result decreasing intensity of bulbs used in the circuit. ठीक है ना? मैंने इस चीज को इससे कनेक्ट नहीं किया, बैठो चेयर ले उठाओ, मैंने V equals to E minus IR से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना? मैंने इसको कनेक्ट किया करंट के चेंज होने से, करंट के चेंज होने से। ठीक है जी? तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है? ओके,
चीज और देखा जा सकता है इसको, एक तरीका और है, देखो जरा इसको, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं है? बैठो, V इक्वल्स टू क्या पढ़ा है मैंने बेटा, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। जब मैं सर्किट के ऊपर एक और मैंने हीटर कनेक्ट कर दिया, मैंने सर्किट के ऊपर एक और हीटर कनेक्ट कर दिया, तो इससे ड्रॉ होने वाली करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई पहले एक खाने वाला था, अब दो खाने वाले हो गए ना, तो इससे ड्रॉ होने वाली करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ेगी। जैसे करंट बढ़ेगी उस करंट का सीधा असर इसके ऊपर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू E माइनस आई आर है ना, तो I तो यही है बेटा मेरे, I तो यही है। तो अब जो है E माइनस आई आर, E माइनस आई इंटू आर, अब जो है I बढ़ के आएगा, तो बढ़ के आएगा तो ये टर्म बढ़ जाएगा। ये रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम है, अब 3 ओम में मान लो पहले करंट जारी थी 1 एम्पियर, तो 1 3 जा 3 वोल्ट खा रहा था ये। अब अगर करंट हो गई 2 एम्पियर, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6, तब 6 वोल्ट खाएगा। मतलब 220 में से कितना माइनस होगा, 6। 220 में से कितना माइनस होगा, 6, तो बचेगा कितना, 214। तो एकदम से फ्लक्चुएशन हुआ कि नहीं हुआ वोल्टेज का, जो आउटपुट वोल्टेज मिला कम हो गया, है ना, इस वजह से यह लाइट डिम हो गई। ये स्थिति अपनी लाइफ में कुछ ऐसी है कि अपन मान लो मोटरसाइकिल में चढ़ करके जा रहे थे, दो लोग बैठे थे मोटरसाइकिल में, एक चलाने वाला है पीछे, मोटरसाइकिल आराम हुई चढ़ रही थी, अब एकदम से पीछे से एक और जन कूद गया भगवान की तरफ से, आगे कूद गया, तो फ्लक्चुएशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ, तो वही हीटर जुड़ गया, तो जैसे हीटर का स्विच तुमने ऑन किया तो फ्लक्चुएट हुआ, तो वोल्टेज आराम से कम हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि इसकी वजह से करंट बढ़ानी पड़ेगी, तुमको रेस लेना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। हाँ सर, लेना पड़ेगा ना, तो उसकी वोल्टेज कम हो जाएगा, क्लियर हो, तो वो फ्लक्चुएशन कम होता है। डन, सो ये भी हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मीटर ब्रिज? भाई मीटर ब्रिज अभी अपन ने पढ़ा है नहीं, इसको ड्यू मारो, ड्यू। स्टार्ट करो बेटा, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो। व्हाट इज द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ? मीटर ब्रिज का वायर बेटा मैग्नीन से बना होता है, बट आप इसको बाद में बताएंगे, याद करें, है ना। सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर भी नहीं आया है, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दिस आल्सो गिव यू। तो यहां तक जो है ओके, डन। ओके ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर 2। आज एक लेक्चर ऑफ करते हैं।